अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। बहुत सारी बातें थीं, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं। ताहम ये कि मुख्तसर वक्त में कोशिश करेंगे इस वक्त जो मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू करें और तनाज़ात की ज़द में हैं। पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो या और दीगर मसाइल हों। और अब से कुछ देर पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से कबल यही मौजूद ज़ेर बहस था कि इन सारे मामलात को ठीक कैसे किया जाए। ये एक बड़ा अहम सवाल है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक जंग की सी कैफियत है और वो एक मौशी जंग है और ये समझना इस वक्त हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आने वाले वक्तों में जो जंग जो पहले ज़मानों में तलवारों नेज़ों से लड़ी जाती थी, अब वो मौशी हवालों से लड़ी जाती हैं, मौशी फ़ैसलों से लड़ी जाती हैं। और जहाँ मईशत की बेहतरी होगी उसका पलड़ा हमेशा से भारी होगा और जहाँ मईशत कमज़ोर होगी उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। तो ये बात शायद हमारी समझ में आ ही जाए। कोशिश कर रहे हैं इस मौजूद और मामले पर गुफ्तगू करें। जनाब मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अशरफ मेमन साहब, हमारे बहुत ही ख़ास, बहुत ही मोहतरम, तशरीफ़ फरमाएँ। बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, बहुत सारे मामलात पर बहुत सारे हवालों से गुफ्तगू हम उनके साथ करते हैं। तालीम के हवाले से हो, माशरत के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो या सियासी हवाले से, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त उन्हें मधु कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। अशरफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान अनवर खुर्शीद साहब, बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं। सुबह के वक्त उन्हें भी यहाँ दावत दी है, उनको भी मैं खुशाम कहता हूँ। अनवर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अशरफ भाई, अभी पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का जिसका मैंने भी हवाला दिया और साथ में ये भी मैंने कहा कि उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जिसकी मईशत मजबूत होगी। आपके सामने बेहतरीन मिसाल जापान की मौजूद है और जहाँ की इकॉनमी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब चाहे हालात कैसे भी हों, पूरी दुनिया में कुछ भी होता रहा है और वहाँ पे ख़ुद ज़लज़ले और कुदरती आफात आती हों, उसके बावजूद अपने पैरों पर हमेशा खड़े रहते हैं और बहुत मजबूत रहते हैं। क्या हम उस जगह तक पहुँच सकते हैं या कभी उस जगह पे अपने आप को देख सकते हैं? अब हर पाकिस्तानी ये सवाल करता है और ख़ास तौर पे जो बड़े ममालिक के दरमियान इस वक्त जंग की एक कैफियत है, टैरिफ लगा दिया, जवाब में उसने लगा दिया, तो इसमें कहीं बहुत पीछे रह गया इस दौड़ में। कभी वहाँ तक पहुँच सकेंगे? इसका चाहूँगा ज़रूर जवाब में। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम जो है ना अपने मामलात में हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान तो खैर अभी जो हमारा जो हाल है, जो इसराइल ने और दुनिया ने किया हुआ है, तो उसमें तो हम समझ लें एक तरह से अपनी पोजीशन में बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो माशरती तौर पे तो हमें जो बुरी तरह जो है डेमोरलाइज कर दिया गया है और हम किसी सूरत में भी ये नहीं कह सकते फ़ख्रिया कि हम एक पाकिस्तानी या एक मुस्लिम कौम है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी माशियत की। अच्छा, माशियत का जो बेसिक उसूल है ना, वो आपके रिज़र्व की बात करते हैं। अच्छा, रिज़र्व आपके जितने भी हैं, चाइना, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ये 4 मुल्क अगर अपने फंड्स ले लें तो आपको मज़ीद अपने पैसे देने पड़ जाएंगे। आपकी रिज़र्व जितनी भी हैं, 15 हैं, 17 हैं, 9 अरब जो है चाइना के हैं, 5 अरब सऊदी अरब के हैं, तो 3 अरब रुपए दुबई के हैं। अब आप उसको माइनस करते जाएं तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। लेकिन अब फ़ख्रिया वो टीवी पे अनाउंसमेंट होती है, जी हमारी 15 अरब हो गई, 17 अरब हो गई, 19 अरब हो गई, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी इनकमिंग जितनी भी आती है, रिसीविंग आती है, वो बहुत ही कम है। तो मजमूई तौर पे तो हम बिल्कुल कल्लाश हैं। अच्छा, फिर हमारे जो मामलात हैं, हमारा रहन सहन है, हमारे रवैये हैं, हमारे मामलात जिस तरह से हम लेके चलते हैं, तो उसमें शाह खर्ची का सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि हमारा जितना बड़ा आदमी है उतना ज़्यादा ही इस जो हमारा जो पैसा है ना लिए दिए का, उसी में से हम अपनी सारी अय्याशी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जो फाइनेंशियली बड़े साउंड हैं, लेकिन जब अपनी शख्सी हैसियत में जब काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत इकोनॉमिकल खर्चा कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट के ही पैसों से। इसकी मिसाल हमारे पास किसी वक्त ही हमारे लियाकत अली खान साहब थे, हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो अब हम जो हैं बहैसियत कौम ये सोचने को भी तैयार नहीं है। हम इंडिविजुअल की भी बात कर लेते हैं, हम अपनी चादर से ज़्यादा अपने पाँव फैला लेते हैं।
वही मिजाज हमारे लीडरों का है, वही माशरती तौर पे हम मुकम्मल तौर पे। अच्छा, फिर हमें सेंस भी नहीं है कि दुनिया से हम इतने पीछे रह गए। हम कंपैरिजन करते हैं ये छोटे छोटे मुल्कों से, मशरक़े एशिया के जो छोटे मुल्क हैं, जैसे मैं आप सिंगापुर की बात कर लूँ, इंडोनेशिया की बात कर लूँ, मलेशिया की, तो उनसे भी हम 100 साल पीछे नजर आते हैं। यूरोप को और उसका तो हम तकाबुल कर ही नहीं सकते। फिर हमसे तो बेहतर वो मुल्क हैं जिसको हम बद्दू मुल्क कहते थे, जिनकी कुछ भी नहीं थी, बेसिक भी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें लोग कहें कि यार ये इतना डेवलप कर जाएंगे। हमसे ज़्यादा फास्ट, हमसे ज़्यादा समझदारी के साथ दुबई हमारे सामने कहीं से कहीं पहुंच गया, जनूबी कोरिया कहीं से कहीं पहुंच गया। फिर जापान की बात आपने कर दी, तो जापान देखें उनके पास है क्या, सोर्सेज क्या है, इतने सारे सोर्सेज हैं। एक सोर्स को अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, चले छोड़ दे, नमक को ही प्रॉपर यूटिलाइज कर लो आप, तो हमने तो अपनी चीज़ों को औने पौने दाम देना है और उसी तरह कर्ज पे चलना है। पॉलिसियों की तो जो तसलसल होता है उसको हमने बुरी तरह से डैमेज ही कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम आकाओं के रहमो करम पर है ना, तो हम अपनी सोच तो रखेंगे नहीं, हमें जैसे डायरेक्शन मिलेगी हमने वही करना है। और क्योंकि फिर हम मोहताजी सबसे बड़ी क्या है कि आपका राइट है, राइट आपको धक्का दे के मुझे खड़ा कर दिया है यहाँ पे, तो फिर मैंने तो यस मैन बनना ही बनना है। फिर मेरी पोजीशन वो नहीं है जो मैं अपनी कंट्रोलिंग के साथ बात कर सकूं, तो माशी तौर पे हमें पनपने ही नहीं दिया जाएगा। हम पे वो लोग सवार किए जाएंगे जो मजीद उसको और गहराई में हमें डबोते जाएंगे, लगाते जाएंगे। मजमूई तो अभी आप देखें, इतनी आपकी बताते हैं कि रिजर्व आपके पास मादनियात का ऐसा है खजाना, आपको आपका सूबे पंजाब में आपको अभी बहुत बड़ा आपको मिला। फिर फ्रंटियर में एक बहुत आपको पता है कि कितना बड़ा वज़ीरिस्तान के साथ है जो चाइना को तांबा जा रहा है। अभी एक कैलकुलेट हो रही थी और आपका ये एक बड़ा एंकर जो है उसने कैलकुलेट करके बताया कि वो इतना चला गया, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। इसी तरीके से आप बलूचिस्तान में आ जाएं, वो जो मिनरल्स हैं और जो मादनियात हैं, तो वो किसी वजीर ने कहा था हंसते हुए कि हमें पाकिस्तान को कर्जा देना पड़ेगा, इतना हमारे पास है। लेकिन कहने का मकसद है कि मजमूई तौर पे हमने अपने आप को तबाह करने की ठानी हुई है। जब आप अपनी उमंग, अपनी जज्बों को सही तौर पे इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम माशरती तौर पे, माशी तौर पे हम कभी आगे निकल ही नहीं सकते। ये बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने, हमसे ये 70-71 से आज़ाद हुए हैं और उन्होंने अपनी देखें टका जो है 2 रुपये से ऊपर कर दिया। तो मजबूरी तौर पे हम विल है ही नहीं, हम चाहते ही नहीं है, हम इस सुरूर में हैं कि हम बहुत अजीम कौम है। तो वो अजमत वाली कोई एक मिसाल हमें नज़र आ जाए, अब थोड़ा बहुत कहीं खुदा ना खास्ता कहीं थोड़ा सा हमें ये जोम है कि हम बहुत मेहनत से दुनिया में अपना नाम कमा लेते हैं, लेकिन वो देखें सारी दुनिया से आस्ते आस्ते हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो मुल्क जो हमें वीज़े देने में उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी, वो कहते हैं कि ये ना आए तो अच्छा है। तो अब मैं माशरती तौर पे भी और अखलाकियात पे भी हम सारे के सारे जो हैं पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और उसका मेन रीज़न है कि हम अच्छा सोचना ही नहीं चाह रहे। हमें 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 गैरत की उस बुलंदी पे लाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, ना हम चाहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बस ये ख्वाबों की दुनिया में रहे, हम ये कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा, थोड़ा सा हमें कुछ फंड मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है तो हम उस पर बड़ा सेलिब्रेट करते हैं और बहुत दुनिया हम पे हंसती है। वो भी फिर हम क्या करते हैं, इतनी तेजी से उसका खर्च करते हैं कि पूरे पूरे जहाज हम इंगेज करके दुनिया में जाते हैं। दुनिया कहती है कि आप कर्ज लेने आए हो और आप जो है बात हमसे कर रहे हो, अपनी अय्याशियां, अपने खर्चे कम करो। और डायरेक्शन आप देखें, अभी IMF बैठा हुआ है, आपके 12 महीने बैठा हुआ है, आपको ये कटौती, आपकी बहुत सी ऐसी आपकी आइडियल प्लेसेस हैं जिस पे इन्होंने आस्ते 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 आपको इंगेज कर लिया। आपके सारे एयरपोर्ट्स चले गए हैं, आपकी बहुत सी ऐसी प्राइम सिक्योरिटी के मामला हैं जिस पे आस्ते आस्ते वो इंगेज आपको ला रहे हैं। और मुझे डाउट नहीं है कि 1-2 साल के अंदर हमें पता चले कि हम एटमी प्लांट में भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर दें। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, क्योंकि बड़ा डर है जिस तरह से हम उनके मामला को ले रहे हैं, तो वो मुसलसल हमें डायरेक्शन पे किसी न किसी तरीके से वो उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दें। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह रहम करे। बिल्कुल यही कि बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और बड़ा अच्छा तज्जिया आपने किया कि हमें खुद संभलने की ज़रूरत है। और ये जो एक खाम ख्याली हमारी है कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं या दुनिया के पता नहीं कितनी अजीम कौम है, इससे अगर बाहर आएंगे तो शायद फिर बात बन जाए। अनवर भाई, पानी की अहमियत मेरा ख्याल है आधी ज़िंदगी तो हमारी गुजर गई ये बात समझाते हुए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है,
और किताबों में भी ये पढ़ाया गया कि आने वाले वक्तों में जो जंगें हुआ करेंगी वो पानी के ऊपर हुआ करेंगी। लेकिन हमारे लोग शायद वो समझने के लिए तैयार नहीं थे ना आज नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अभी एक सिलसिला कैनाल का शुरू हुआ और मुल्क में सियासत कि तू पंजाबी है, तू ये है, वो है। सियासी जमातों का काम तो सियासत करना होता है, उनकी दुकान तो चलती है वैसे। तो अब ये सियासत का मामला बन चुका है, कौमी मामला एक तरफ चला गया, सियासी मामला एक दफ़ा फिर बड़ी मुश्किल से कालाबाग डैम के ऊपर एक इशू खड़ा हुआ और उसको बड़ी कामयाबी के साथ हमने ख़त्म करवा दिया। आज हम खुद सोचने पे मजबूर हैं हमने क्या किया, और यही मामला कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तज्जिया कीजिए कि किस तरफ लेकर जा रहा है ये सारा मामला, हमें क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पानी का मसला पाकिस्तान के अंदर एक नया शोशा उठा है, बहुत खूब। बेसिकली हमारे जो शुरू से जब से पाकिस्तान बना है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वर्षे में मिल गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे दौर में हुए हैं जब के डिक्टेटर थे हमारे ऊपर। कहने को तो 1947 से लेके आज तक की डिक्टेटरशिप चल रही है, मगर वो ख़ास तौर पे ये नहीं कि जो पेपरों पे डिक्टेटरशिप होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि रेल हमें मिल गई गोरे से, और जो ये पानी का निज़ाम था जो हमारे पास था, जैसे हमारे पास आ गए, सिंतास एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर था तो ये नहरों का निज़ाम हुआ और तब नहरें निकली काफ़ी सारी, काफ़ी उस वक़्त इरिगेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम बन गया। अगर उस वक़्त इलेक्टेड या सिलेक्टेड, क्योंकि हम पहले इलेक्टेड कहते आए थे, पिछले 5-6 साल से अब सिलेक्टेड भी बीच में कहना आया है कि एक हमारे पॉलिटिकल, हमारे नए छोटे से पॉलिटिकल लीडर हैं बच्चे से, उन्होंने ये सिलेक्टेड का मामला शुरू किया। तो इलेक्टेड हुकूमत हो या सिलेक्टेड हुकूमत हो, इनके दौर में काम होने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं और इनका, ये तो बड़ी बात कर रहे हैं ना हम डैम्स की या सड़कों की या इन चीज़ों की, छोटे छोटे जो महलों के अंदर काम होते हैं ना, सीवरेज के छोटा सा या किसी गली को पुख्ता करना या ना करना। मैंने अभी एक महल्ले में, एक मलीर का एक महल्ला है, उसमें एक मैंने गली को देखा, जमात इस्लामी ने उसमें काम किया, मगर इतना करना है कि जहाँ तक उनके अपने वोट था या उनके अपने वो थी, और साथ ही एक गली सामने पड़ी हुई है और बीच में आ रही है, उसको उन्होंने छोड़ा। इसी तरह देखें कि जब यहाँ पे सड़कें बनती हैं तो कहते हैं कि जी हमारी दूध ख़त्म होगी, हत्ता कि थाने वाला SHO भी कहता है लाश पड़ी है उधर पड़ी है, वो मेरी हाथ में नहीं आती, दूसरा थाना उठाए, FIR करनी इमरजेंसी है, तुम मेरे इलाके में नहीं आते। अस्पतालों में भी ऐसे होता है बाज़ औक़ात। तो ये तो दूध की बात की थी। तो इसी तरह दूध जब 18वीं तरमीम हो गई तो सूबों को अख्तियारात मिल गए, अच्छी बात है, मगर उन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। किसी जगह पे तो ठीक है, किसी जगह पे वो सही नहीं है। तो अब मामला ये जो पानी का अभी जो मामला चल रहा है, नहरों का, कि जो नहरें निकाली जानी हैं, चश्मा, राइट कनाल और इस किस्म की 6 नहरें जो हैं वो पंजाब में, तो पानी पहले से ही कम है। तो आप अगर बुनियाद को देखें कि पानी कम क्यों है, तो वो वही वजह है कि हमारे डैम्स नहीं बन रहे। आप अपने हमसाया मुल्क को देखें कि उनके डैम्स गिनती में भी नहीं है, हज़ारों की तादाद में है। और दूसरा ये है कि उन्होंने जगह जगह पे जहाँ यानी कि पानी के लिए ज़ख़ीरा करने की जगह मिली वो की, हम भी करते हैं, मगर हमारे पास वो लोटे, मग्गे, बाल्टियाँ, उसमें हम ज़ख़ीरा करते हैं, भागते हैं टैंकरों के पीछे, शाम को बाल्टियाँ लेके लोग। मैंने अपनी आंखों से देखा है कराची के अंदर लोग किस तरह से पीने का पानी या इस्तेमाल का पानी, किस तरह से भाग दौड़ कितनी होती है, औरतें बच्चे लाइनें लगी होती हैं, जैसे वो राशन बट रहा होता है ना, इस तरह से पानी के पीछे भी लोग भागते हैं। तो पानी की तकसीम कार जो है ना, वो सही उस पर फोकस नहीं किया जाता। जब किसी जगह पे सही बात की जाती है तो दूसरी पार्टी आके उस पर तनकीद करती है। अभी मामलात आम तौर पे हमने देखा है, मुल्कों में भी देखा है, दूसरे मुल्कों में तरक्की याफ्ता हों, तरक्की पजीर हों, बैकवर्ड हों, हमारा मुल्क हो, तो जो असम्बलियों में या उनके जो अपर हाउस लोअर हाउसेज होते हैं
उनमें ज़्यादातर फाइट होती है अपोजिशन की और हुकूमत की। बिल्कुल सही। जो हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है तो अपोजिशन अपोज करती है, बाद में तो अपोजिशन कोई ऐसी चीज़ लाती है तो हुकूमत कहती है नहीं करना। ऐसा तो सुनने में आया है। मगर अब इस वक्त जो मौजूदा अगर इसको अगर फाइट कह लें या शोशा जो निकला हुआ है, जो भी इसका नाम दे दें आप, ये हुकूमत के अंदर ही है। दोनों पार्टियां हुकूमत हैं। बिल्कुल सही है। और अगर ये बिल पेश हुआ है, जहाँ तक गया है, तो उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चलाया है और उस पर आखिरी ठप्पा लगा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बगैर काम हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये दोनों हुकूमतें अगर इतने अच्छे हैं अपनी अवाम की खातिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आज जो भी तारीख है अप्रैल की, तो कल तक वो कल तक उनको चाहिए कि वो हुकूमत से लादा हो जाए, अपनी अवाम की खातिर अभी लादा हो जाए। सदर साहब इस्तीफ़ा दे दे, पता नहीं किधर है, तो वो इस्तीफ़ा दे दे और कहें जी मैं ऐसे हुकूमत में ऐसे लोगों के साथ कैसे उनके हेड हो सकता हूँ कि जो कि एक नाजायज़ काम कर रहे हैं। तो इनमें वो चीज़ नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना है बेसिकली। अभी किसी ट्रैक पे चलाना है। अभी एक ट्रैक थी वो क्या थी नंबर 804 वाली या डियाला वाली, वो पता डाई डाउन हो गई है, तो अब इस पे लगा देंगे। अभी जैसे ही ख़त्म होगा तो किसी और चीज़ पे लगा दें, फिर कहेंगे जी मादनियात जो है वो अमेरिका लेके जा रहा है। और जो कि वाकई आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि जैसे चाइना में तांबा जा रहा है ना, इसी तरह बाकी जो यहाँ पे हमारे जितने भी मिनरल या मादनियात जो बाकी चीज़ें जो भी हैं बलूचिस्तान की, वो हमारी डायरेक्ट जैसे हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है ना, तो ये बलूचिस्तान भी हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनने वाला है या बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, ये सूरत हाल है। अब बहुत सारे मामलात की निशानदेही अनवर साहब ने की है, अभी बिल्कुल इनसे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि ये सारी चीज़ें, और हमारे अमूमन होता है ये राय माजी में भी, जब हमारी मादनियात चली जाती हैं उसके बाद फिर हमें ख्याल आता है कि जनाब वो जा चुकी हैं और वो किस काम आ सकती थी। बहरहाल हुकूमती मामलात हैं वो बेहतर समझते, करने की क्या ज़रूरत है, सवाल ये पैदा होता है। और ये जो ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात हैं, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, हमने देखा है कि किसी भी एक अहम कौमी इशू के ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकते। यानी हम देखते हैं कि हमारे अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आती। हमने वजारतें भी बनाई हैं, वो बैनो सूबाई राब्ता कमेटी और उसकी वजारत भी बना दी और सब कुछ बना दिया, लेकिन ये काम क्या है, सवाल ये पैदा होता है। और खैर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी सियासी जमात इसमें कामयाब नहीं हो सकी है कि लोगों को करीब लेकर आए। सियासती डिवीज़न की बुनियाद पर हो रही है, तो फिर तो मामला बड़ा संगीन हो जाता है। पूरी दुनिया की जहाँ की आप मिसालें दे रहे हैं, वहीं चीज़ शायद नहीं पाई जाती हो कि अगर एक सूबा है दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ खड़ा हो या उसकी तरफ बात करे या उसके वसाइल के ऊपर कब्जे की कोई इस तरह की बात हो, तो हो क्या रहा है, कौन ठीक करेगा? बेसिक बात यह है कि लॉयल्टी नेशनलिज्म हमारा जो है ना, वो हमने बढ़ने ही नहीं दिया। देखें वो इंडिया है ना, 26 सूबे हैं और कहीं पे भी जाओ तो अपने देश की बात करते हैं। वो सीधे सीधे लफ्ज देश का इस्तेमाल करते हैं, उनके आगे सूबा नहीं होता, शहर नहीं होता। वो छोटा सा आदमी है, गरीब आदमी, उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो जितने सेक्रीफाइस करते कहते हैं मैं मुल्क के लिए जो कुछ होगा मैं करूंगा, अपनी सारी सलाहियतें पूरी वो दे देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि इंडिविजुअल हम सोचते हैं, वो हमारा जो छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, वो सिर्फ इस बात को देखता है कि मुझे इससे फायदा क्या होगा, अर्निंग क्या होगी, सेल्फ अपने लिए सोचता है। जब अपने लिए सोचता है तो फिर उसको फैसले करने में सिर्फ एक ही बात सबसे बड़ी नजर आती है कि मैं उसमें कितना मामला अपने लिए कर सकूंगा। ना उसके लिए सूबा होता है जरूरी, ना उसके लिए शहर जरूरी होता है, ना उसके लिए मुल्क जरूरी होता है। और यही शख्सियाती तौर पे हम लोगों ने किया है। अभी भी जितने फैसले होते हैं मजमूई तौर पे आप देखें, इंडिविजुअल कि वो जी मुस्लिम लीग है तो वो अपने इलाकों को, अपने लोगों को मोटिवेशन करने के लिए या उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए वो फैसले कर रही होती, मजमूई तौर पे मुल्क के लिए नहीं कर रहे होते। ना ये इनके जहन में है, ये थॉट है कि हमने अभी ये नहरों वाला मामला हुआ या आपने कालाबाग डैम की बात की, देखें वो 30 साल पहले कालाबाग डैम बन जाता तो इनको पानी का कितना बड़ा मसला हल हो जाता। वहाँ पे फ्रंटियर को उस वक्त जो था वो खासा उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बड़े शिद्दत के साथ उसको लाया गया। फिर उसमें सिंध भी शामिल हो गया, फिर इसके साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट में उसको। अब मेरे कहने का मकसद है कि हम मजमूई तौर पे नेशनलिज्म पे हम जा ही नहीं रहे। और मुझे खौफ आता है बाज़ दफ़ा कि जैसे हमने बांग्लादेश को अलग किया था, वो इस सोच आस्ते आस्ते हम लोगों के जहनों में डाली जा रही है कि एक मखसूस लाबी ये बताती कि ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। इसमें इंटरनेशनल पूरा
काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक ये है। पूरा एक साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है, ये आपका सोशल मीडिया उस पर बहुत ज्यादा तेजी से काम उस पर लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज, अच्छा फिर क्योंकि हमारे यहाँ तालीम की कमी है, जो बेसिक चीज है ना तालीम है, जी। वो शऊर ही हमें नहीं देती कि हम जो है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम बहैसियत कौम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकेंगे, कैसे आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही तो हमें वो बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। फिर हमारे साथ अपने ही लोग जो गद्दार हैं, ना उन्होंने तालीम पे तवज्जो दी है ना सेहत पे दी है, तो फिर ये जो मामलात हैं वो इस तरह छोटी छोटी टोलियां हैं और वो टोलियों ने अपने काम करना। और उसमें देखें अभी बलूचिस्तान में कुछ टाइम पहले तक लोग बहुत सारे कंप्रोमाइजेस थे, इतनी कुछ नाइंसाफियां होती थी और ये जो कुछ भी होता था तो लोग वो कहते थे नहीं यार ये हमारा मुल्क है, हमने चलना है। आस्ते आस्ते हम उनको धकेले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने कोई उस पे प्लान पे काम ही नहीं किया अभी। अच्छा आप कहें कि ये भीड़ है या छोटा सा टोला है, देखें उसके तासुर, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बहैसियत कौम, वो एक दूसरी तरफ धकेला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो बात कहीं ना कहीं जाती है कि हमने अपनी विल अगर प्रॉपर अपनी सही निशा पे नहीं चलाई तो ये मामलात ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। बिल्कुल। और अल्लाह ना करे जो दुश्मन चाहता है वो कहीं हम खुदा ना खास्ता अपने हाथों से ना कर लें। ये बड़ी आपने आम बात की है कि जो दुश्मन हमेशा से चाहता है, अगर वो हम खुद ही अगर ऐसे फैसले करेंगे तो फिर तो मामला और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। भाई सवाल एक हमें मौसूल हुआ, हमने कहा चलें आज इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। दोनों से करूंगा, पहले ज़रा आपसे इसके ऊपर राय जान लेता हूँ। क्रिकेट का क्या हाल हुआ? लोग देखते थे पहले, हॉकी हम बड़े शौक से देखा करते थे, लोगों ने कहा कि यार अब ज़रा इस पर भी बात कर लें कि आपने अपने हाथ से ख़त्म कर दिए, कितना बड़ा प्राइड आपके पास था, चैंपियंस में आपका शुमार हुआ करता था, दुनिया की कोई टीम करीब नहीं आ सकती थी, ऐसा भी टाइम हमने हॉकी में देखा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही रविश क्रिकेट के अंदर शामिल कर दी। आज सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पे बहस हो रही है कि जी मैचेस हो रहा है, पब्लिक जाने के लिए तैयार नहीं है, मैचेस का मेयार, क्रिकेट की क्वालिटी, आपके मैनेजमेंट के इशूज़, वही नेपोटिज़म, आपने वही जो हॉकी के अंदर सारी आपकी एक्सरसाइज थी वो आपने यहाँ पे भी की है। अब नतीजा ये कि कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है, और अगले साल क्या होता है पता नहीं है किसी को। ठीक कैसे किया जाए और यहाँ तक पहुँचे कैसे, ज़रा ये भी तो बताए ना। क्रिकेट आपने फरमाया, तो क्रिकेट के बारे में ये है कि अभी जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई, पहला मैच खेला, तो उसके बाद मुझे नहीं पता है कि वापस कब आई है, तो कहाँ पे उतरे हैं। आप अकेले नहीं हैं इसमें, बहुत सारे लोग। दूसरी बात ये कि अभी मुझे 3-4 दिन पहले किसी ने कहा कि PSL हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा हैं, अच्छा फिर भी वो अगले दिन मैंने कल का मैच नहीं देखा। ये पहली दफा हुआ है कि मैंने PSL का कोई मैच, कोई एक मैच नहीं छोड़ा कभी। ऐसा ही है। ठीक है। और चंद दिन पहले मैं एक मैच देख रहा था, मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि पाकिस्तान के साथ कौन सी टीम खेल रही है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का मैच नहीं, बाहर दूसरे मुल्कों का मैच देख रहा हूँ मैं। तो असल में अभी मुझे बिल्कुल PSL के बारे में भी नहीं पता। मैंने एक मैच देखा था, ज़रा सा थोड़ा सा अचानक किसी जगह पे बैठा हुआ था, किसी रेस्टोरेंट में वो लगा हुआ था। तो मुझे बिल्कुल जब से इन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ ये एक सैबोटाज, एक ऐसे है कि जैसे आपने 5th जनरेशन वार है ना, उसके बारे में हम कहते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों के बारे में कहते हैं कि एजुकेशन के बारे में, कोई पोलियो के बारे में कोई कह देता है, कोई ये कोविड के वैक्सीन के बारे में बातें हुई थी, या कोविड के बारे में अभी बातें हो रही हैं। तो इसी तरह 10-15 साल बाद हमें एक चीज़ निकलेगी कि हमारे क्रिकेट पे अटैक हो रहा है इसी तरह का, कि ये भी यानी कि डाई डाउन हो जाए, जैसे हॉकी, स्क्वाश, और वो चलो ब्लेड जो क्या थी वो स्नूकर था, वो तो एक दफ़ा की बात है। मगर हॉकी, ये क्रिकेट की बात करते हैं कि मुझे याद अच्छी तरह कि ये 1971 का और 75 का जो वर्ल्ड कप था, 1975 का, हम रेडियो पे सुनते रहते थे, क्योंकि वहाँ पे ख़त्म होता था 10-11 बजे, वो होता तो दिन में ही था, मगर वहाँ पे इंग्लैंड में वो जो औकात के था तो 11 बजे, साढ़े कई के मैच 12 बजे ख़त्म हुए। हम हारून रशीद की बैटिंग याद है हमें कि वो किस तरह से उन्होंने 10 ओवरों में 11 ओवरों में 10 रन बनाए थे, या 10 ओवरों में 11 रन बनाए। तो इसी तरह 1979 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हमने इसी तरह रेडियो पे देखा। फिर बाद में बेंसन एंड एजेस के मैचेस हम मरते थे वो देखने के लिए टीवी के ऊपर, मगर करते करते अभी भी हम देखते आए। मगर अभी तो मुझे इस वक्त सही तरह अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन
बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, वो दूसरा एक लड़का है रिजवान नहीं, एक फिर और भी एक आ गया एक आगा। और बीच में आगा नहीं जी, एक और बीच में उसका उसका नाम बता दे। वो ओपनर या वन डाउन आता है वो लड़का, साइम अय्यूब की बात कर रहे हैं? नहीं, जो कप्तान की बात कर रहा, आपको कप्तान का नहीं पता? वो शादाब आ गया, एक कौन? कप्तान शादाब भी नहीं जी, एक और कप्तान एक और शान आया था ना बीच में, शान मसूद है, एक शान मसूद, यस शान मसूद। अब देखिए ये हाल है, हमें तो आकी का वो भी याद है कि सेंटर फॉरवर्ड, वो क्या नाम है उसका, सब जी वो अपना सेंटर फॉरवर्ड शनाज है, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, वो शनाज शेख, वो सारे वो जितने मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, हनीफ, ये इनके नाम हमें अच्छी तरह याद है, उनकी हमें पोजीशनें भी याद है, हमें हम रेडियो सुन रहे होते हैं, हमें पता वो कैसे जा रहा है, मैच कैसे चल रहा है, कौन किधर है, डी में किधर पहुंचे, डी किधर है। इसी तरह क्रिकेट की भी अभी इतनी क्रेज़ हो गई थी 92 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हमने देखा, हम देखते रहे, हम वो वाले वो जो ज़हीरबाज, सादिक मोहम्मद, वहाँ से शुरू करें, फिर अभी तक आते रहे, ठीक हम देखते रहे। मगर क्रिकेट टीम का मसला नहीं है, हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हॉकी का टैलेंट भी उसी तरह मौजूद है, हमारे पास स्क्वैश का टैलेंट भी उसी तरह मौजूद है, हमारे पास क्रिकेट का टैलेंट मौजूद है, मगर इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। थोड़ी देर पहले अशरफ साहब ने एक बात की थी कि अपनी मर्जी का जब बंदा लगाते हैं तो वो यस सर करता है, तो अपनी मर्जी का बंदा लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं, अभी हम देखें ये जो टीम थी इसकी ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ से बच्चे उन्होंने निकाल के बीच में डाले हुए हैं, वो नाम भी नहीं आते उनके, मगर उन्होंने आगे टीमें बनानी है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं आता कि आप सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज, बल्कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अभी वो है इंडिया। अब देखो उन्होंने 11 खिलाड़ी लाने होते हैं, अपनी तरतीब से वो करते हैं। अभी इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम है, अभी इधर खड़ी हो जाए ना तो मुझसे कोई पूछे, उसके सामने जो भी टीमें हों, अभी जो हुआ था ये हमारा चैंपियनशिप हुई थी, तो मैंने ऐलान कह दिया था कि इंडिया को छोड़ दें, बाकी बताएं कि कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, उसका पता है, इंडिया को साइड पर रखते हैं, इंडिया ने आना ही आना है, जीतने। तो वही बात है कि इस तरह से टीमों को उसके अंदर से सियासत निकाली जाए। सियासत भी और तरह की सियासत है, पता नहीं किस किस्म की सियासत है, ये कोई 2 पार्टियों की 3 पार्टियों की सियासत नहीं है, कुछ और किस्म की सियासत है। इसको निकाला जाए, इसको टीम को ठीक किया जाए, और बाकी हॉकी पे भी, स्क्वैश पे भी जोर दिया जाए। अपनी घर की गेम थी स्क्वैश, दुनिया में हमारे घर की टीम थी, वो जो 7 दफ़ा 8 दफ़ा जीत गया, जान शेर खान, वो दूसरा जहांगीर खान, उनके बाप दादा सब देखें, तो अब जाके उसका तो नाम ही नहीं। लोगों को मैं कहता हूँ कि इस वक्त अब यूनिवर्सिटियों में चले जाएंगे, लोगों को कैमरा लेके, बच्चों के पास माइक लेके चले जाएं, पूछें स्क्वैश कौन सी टीम है, कहेगा जी कौन सा, मैंगो या लेमन, आगे से ये बोलेगा। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी बच्चों को नहीं पता कि ये कौन खिलाड़ी थे। अभी हॉकी के बड़े बड़े नाम दोनों हमारे मेहमानों ने लिए, और एक टाइम था कि लोग, ख़ास तौर पे हम जब जवान हुआ करते थे तो तस्वीरें उनकी लगाया करते थे। हमारे पास ताहिर ज़मान की, इनकी, शबाज सीनियर की, नाम लेते जाए, अहमद आलम हो गए, ये हो गए, वो हो गए, क्या क्या हमारे पास खिलाड़ी हुआ करते थे। ख्वाजा जुनैद हो गए, अख्तर रसूल हो गए, जूनियर हो गए, ये सारे सही बहुत बड़े, सलाउद्दीन हो गए, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन वो आज कोई भी नहीं है वो लेगेसी। बल्कि मैं एक वाक़या अक्सर वो बताता हूँ, बड़ी शर्मिंदगी होती है बताते हुए, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन इसलिए बताता हूँ कि हम शायद क्रिकेट में भी उस जगह आ गए हैं कि मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट गया हूँ, तो मुझे एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो, उसने कहा मैं हॉकी खेलता हूँ। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा कहाँ से खेलते हो, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से खेलता हूँ। मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान से खेलते हो, तो किस पोजीशन पे खेलते हो। मैंने कहा कैप्टन पाकिस्तानी हॉकी टीम को सर्व कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मैं बड़ा शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन किधर आ गए। मैंने फिर उससे माजरत की, मैंने कहा आपका नाम मैंने बड़ा सुना हुआ था, लेकिन आपको देखा आज पहली दफ़ा है। नाम मैंने उसका वाकई सुन रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन है। कहते हैं मैं पाकिस्तानी टीम का कैप्टन। ये हमने हॉकी का हाल किया। और क्रिकेट में भी अभी ये लड़के जैसे आप बता रहे हैं कि पहले तो हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होते थे नाम खिलाड़ियों के, जावेद मियांदाद है, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आज आपको नहीं पता कि वो कौन है। अब बच्चा मुझे अक्सर मिलते हैं, अभी ये मुझे PSL के टाइम पे मिला, तो मैं अब पहले उनसे नाम नहीं पूछता, मैं उससे पूछता हूँ बेटा आप किसके बेटे हो, दामाद किसके हो, आपका ससुर कौन है, कोई साबिक क्रिकेटर है वो बताओ, मैं उसे जानता हूँगा। तो ये हाल हो गया। अब तो पहले ससुर का नाम पूछना पड़ता है कि बेटा आपके ससुर कौन थे बताओ, तो कहते हैं जी मेरा वो है ससुर, मैं उसका दामाद हूँ। अच्छा तभी आप टीम। अच्छा भाई ये हमने अपना स्पोर्ट्स का हाल किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता प्राइड सारे जाते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, क्रिकेट को भी वहाँ पहुँचा दिया। जी
अच्छा, हम जहनी तौर पे कुर्की हो गए। बेसिक बात ये है। देखिए, जवाल पजीर जब कौमें होना शुरू हो जाती है ना, तो सबसे पहले वो अटैक होता है आपकी तालीम पे, आपके शऊर पर। बिल्कुल सही। और हमें आस्ते आस्ते उसी तरफ लाया जा रहा है। अच्छा, दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, वो तालीम में कभी भी नागा नहीं करते। हमारे 365 दिन में 110 दिन पढ़ाई होती है, और 110 दिन की जो पढ़ाई है वो आप और हम जाते हैं किस स्टैंडर्ड की होती है। आप किसी मुल्क में चले जाओ, वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है तालीम और सेहत। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर इसमें जो हमारे जो कर्ता धर्ता होता है ना, आप उसको देखेंगे, वजीर के तालीम को देखेंगे, तो उसकी तालीम को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि यार इससे तो बेहतर था आम किसी नौजवान को ले लेते, जिसकी कोई थोड़ी सी सोर्स या कुछ तो अप्रोच होती है कि मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊंगा। तो हमारा जो बेसिक जो काम हो गया है ना, कि इंडिविजुअल हम सोच रहे हैं। इंडिविजुअल जब सोचना शुरू कर देंगे, देखिए हम हलफ लेके इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, दीन की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मजहब को बुरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। जहां हमारे मफादात होते हैं वहां हम बड़ा उसको कुरान के आयत भी सुना देंगे, लोगों को मुतासिर करने के लिए एक थोड़ी देर के लिए रोना धोना भी कर लेंगे। लेकिन जब हक की बात होगी, सच की बात होगी, वहां हम बातों का रंग ही कुछ और हो जाएगा, रंग रूप ही हमारे चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं देख रहा था कल परसों, हिंदू एक स्पीकर था, वो सूबाई असेंबली के अंदर था शायद, वो कुरानी आयत एक पढ़ रहा था और वो गैरत दिला रहा था मुसलमानों को, और कहने लगा मुझसे मुसलमानों की बात नहीं है, ये सच और हक की बात है। छोड़ दें कि मुसलमान है, लेकिन हक और सच के लिए तो निकलो। मैं यहाँ बैठ के अल्लाह कह रहा हूँ, उसको बुरा कहने के लिए तो कोई तहरीक करो। तो हम बस अब यूँ समझ लें, हमारी वो कहते हैं ना, जब पस्ती की तरफ लोग जा रहे होते हैं तो वो खाए में हम जा रहे हैं। अच्छा, अब फिर इसको कोई जगाने वाला नहीं, इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पे ये सारे सुनो तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी आइडियलिज्म की बात करते हैं, इनकी तो उमंग बड़ी जवान है। अच्छा, मैं खुदा ना खास्ता लोगों को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बाहैसियत कौम को ये एहसास हम सबको होना चाहिए, हमें अपने दीन से करीब होना चाहिए, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी शनाख्त है। हम अगर इससे भी निकल गए तो फिर हमें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जैसे फ़लस्तीन का हाल है वही हाल हमारा होगा, जैसे कश्मीरियों का हाल है वही हाल हमारा होगा। और आस्ते 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 हमें इस तरफ लाया जा रहा। अभी आप देखें, ये कल परसों मस्जिद अक्सा पे ऊपर जो है वो टॉम पे जो है वो लगा रहा था, कलीसा लगा रहा था या जो भी लगा रहा था, मुझे उसको शेप मैंने नहीं देखी, लेकिन वो उसको निकाल रहे थे और लगा रहे थे। तो आप मुझे बताएं यार, हम लोगों को, हमें मौत से पहले मौत दे दी गई है, हम इतने घिरे हुए हैं यार, सारे तमाशा दे। और ये 57 मुल्कों में से किसी ने भी ऐसा एहतजाज नहीं किया जो हमने एक बनाया था कि भाई मस्जिद अक्सा, कश्मीर, इस पे हम बात करेंगे, दुनिया से बात करेंगे। अब सब मुल्क छुप रहे हैं, दहशतगर्दी की बात करते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं करता। अभी कल परसों तुर्की और पाकिस्तान का एक बेसिक जो का एलानिया होता है। अब मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि हम बहैसियत कौम, हमें वो अफीम जैसे कहते थे ना, हमें पिलाई जा रही है कि तुम ये ले लो, तुम थोड़ा ये ले लो, तुम्हें ये सपोर्ट मिल जाएगी, वो सपोर्ट मिल जाएगी। कल इंडिया ने हम पे जो वो कर दिया है, जो निशाने पे रख दिया है, तो अब आपको आस्ते आस्ते फिर दोबारा उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देंगे कि आपसे कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं बस वही करते जाओगे, इसके अलावा आपने कोई बात नहीं कर सकते। और मैं अभी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में इस वक्त यूरोप आपसे ज़्यादा जागा हुआ है मुसलमानों से। आप कहीं कहीं देखते हैं तो हज़ारों में, लाखों में आदमी निकला हुआ है, अमेरिका में निकला हुआ है, और कहीं थोड़ा बहुत इसराइल में भी कहते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, फिर हमें भी इसका जवाब देना पड़ जाएगा, हम भी मुश्किल में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अब बताएं मुझे, वो कौमें जिनको हम कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है या गैर मुस्लिम है, तो वो हमसे ज्यादा शऊर रखती हैं, हक और सच के लिए बात करें, हमें इतना। अच्छा, फिर मैं, आप देखें, हमारे जुम्मे के खुतबात होते हैं, बड़ी बातें होती हैं, बड़ा नाम होता है, बड़ा बलबला होता है, थोड़ा सा भी कोई बात आ जाए तो वो हम लोग इतनी तादाद में निकल आते हैं। अब किसी भी मस्जिद से, किसी भी मेंबर से ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे हजारों की तादाद में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा हो कि ये मुसलमानों, तुम लोगों पे ये अजाब आ गया है, बिल्कुल सही, इसको निकालो अपने आप से, यही आपके पास है, जिहाद ही है। अगर मुझसे कोई कहे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अब हम पे जिहाद लाजिम हो गया है कि
कि हम हक और सच के लिए निकले, बिल्कुल सही। क्योंकि ये हम मुसलमानों की तबाही का स्टार्ट हो चुका। ये नहीं है कबूतर की तरह हम आंखें तो बंद कर लेंगे, लेकिन हमारा अंजाम यही होना है अगर हमने अभी से अपने आप को नहीं संभाला। लेट हो गए, लेकिन अब भी संभलने का वक्त है। बस यही बात मैं कहना चाहिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आखिर में मैं अनवर भाई से भी चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कुछ कह दीजिए कि वक्त की ज़रूरत है। हम ये कि हम अपनी अगर हालत देखें, हमारी अपनी हालत ज़ार ऐसी है कि बहुत सारे सवाल हैं कि हम बहैसियत नेशन एक बहुत पीछे अभी खड़े हैं बहुत सारे मामलात के अंदर, शऊर के अंदर कहीं स्टैंड नहीं करते, आगाही के अंदर कहीं नहीं है। हक और सच कहना ये तो बहुत बड़ी बात है। कहीं पे आप किसी भी शोबे में उठा के देख लें, किसी शख्स को उठा कर देख लें, बचपन से आपको झूठ बताया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है। यही लोग आगे चल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह फिर हुकूमतों का भी हिस्सा बनते हैं, अहम जिम्मेदारियां भी जब इनको दी जाती हैं तो फिर उसका नतीजा यही निकलना है। मिसाल के तौर पर भी मैं देख रहा था वो बूटी कल्चर के ऊपर आजकल रिपोर्ट बनाते हैं हमारे रिपोर्टर हजरात, दिखाते हैं बच्चे वो कर रहे होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि यही बच्चे आगे चल के ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, अहम फैसले इन्होंने लेने हैं। सियासत में भी कोई आ जाएगा अगर उसका कोई बाप दादा चाचा अगर हुआ तो नतीजा तो यही निकलेगा कि जब उसको नकल करने को वो गुनाह समझ ही नहीं रहा, फिर आगे आकर वो ये जो हमारे यहाँ काम होते हैं, मैं किस किस का तस्करा करूँ, तो सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। फिर ठीक कैसे करेंगे? ये जो हमारे इस वक्त मौजूदा बड़े हैं, जैसे वज़ीर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उस्ताद यूनिवर्सिटियों से लेकर नीचे प्राइमरी स्कूल तक, और इस तरह के जो यानी कि इसको इनको स्टेक होल्डर अगर कह लें, इस तरह से कह लें, ये लोग हैं। इन लोगों का काम है कि आप चीज़ों को देखें, करीब से देखें और इनको सही करने की कोशिश करें। जबकि वही लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में जो आपकी ये जो आपने बूटी माफिया या कॉपी करने वाला सिस्टम बताया है, तो यार उनकी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती। फिर इसी तरह आप ऊपर जो चले जाते हैं, जो करप्शन है, पुलिस को देख लें, या पुलिस के अलावा और बहुत महकमे, पुलिस तो अब वो बहुत नीचे चली गई है, इसके अलावा बहुत महकमे हैं, जैसे हमारे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, इंक्रोचमेंट वाले हो गए वगैरह वगैरह। वो भत्ता तो ख़त्म हो गया, भत्ते वाला सिस्टम वो ख़त्म हो गया। तो ये लोग, इन लोगों का भत्ता अब चलता है। तीसरा तो ये जितने भी लोग हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत है। अब जब हुकूमत आती है सामने कि जी पुरानी जो गाड़ियाँ हैं जिनको एक्सपायर हो चुकी हुई हैं किसी भी लिहाज से, तो वो सड़क पे नहीं आएंगी या अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेगी, तो वो हड़ताल कर लेते हैं जी। जब हड़ताल कर लेते हैं तो आपके पोर्ट पे मसाइल हो जाते हैं, ऊपर भी मसाइल हो जाते हैं। जब मसाइल हो जाते हैं तो आपको बैकफुट पे आना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बेसिकली वो जो उर्दू पंजाबी एक ही, उर्दू में भी वही कहते हैं, पंजाबी भी वही कहते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो आवे के आवे को बिगड़ने के लिए, सही करने के लिए कोई एक रिफॉर्म्स चाहिए। तो रिफॉर्म्स कभी भी किसी भी सूरत में मौजूदा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके बस की बात नहीं है। या तो कोई ऐसी चीज़ लाई जाए, कहीं से लाई जाए, मंगाई जाए जो कि आज़ाद हो, क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं, हम उनके महकूम हैं जो गज़ा पे इस वक्त चढ़े हुए हैं। तो हम उनके बगैर अपना लफ्ज़ नहीं बोल सकते, हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते उनकी इजाज़त के बगैर। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अनवर भाई आपका, अशरफ भाई आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का, कि बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है, थॉट प्रोवोकिंग है, और ये बातें समझना सबके लिए ज़रूरी है। यकीनन तल्ख बातें हैं, इतना आसान नहीं है इनको हज़म करना, लेकिन अब ये सारी बातें समझनी होंगी कि इससे पहले कहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और ये मैसेज हम सब के लिए, जितने भी लोग हैं, जिसका भी एक लफ्ज़ अनवर भाई ने भी इस्तेमाल किया कि स्टेक होल्डर्स, ये सब के लिए है। और फैसले का वक्त है। अगर इस वक्त भी फैसला नहीं किया गया तो फिर नतीजा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ब्रेक के लिए जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।